हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल parle.com पे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैनल पे हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ्स और साइंस का जो सिलेबस है उसको हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो बनने वाला है वो मैं मैथ क्लास का क्लास 10th का जो मैथ्स है उसका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसको मैं आज बताऊंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप लोग को पता होगा जो क्लास 10th है उसमें जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में एग्जाम में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हूँ। आप लोग भी एक रजिस्टर लीजिए और सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके, उसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जो है वास्तविक संख्या है, ये मैं बताऊंगा। वास्तविक संख्या को बताने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं होती है उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये क्यों बताऊंगा? ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्याएं हैं, इसको बताना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सब के बिना वास्तविक संख्या नहीं बताया जा सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण संख्या है जिसमें हम पहले बताएंगे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक किसको कहते हैं, सह आभाज्य संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। ये सारा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में कि वास्तविक संख्या किसको कहा जाता है। उसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसकी मदद से हम लोग मौसम निकालना यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना, जिसको हम लोग कहते हैं एचसीएफ कहते हैं, उसको निकालना हम लोग सीखेंगे। तीसरा जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10th में लगभग पूछा जाता है, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, इसको भी बताएंगे। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। उसके बाद है गुणनखंड वृक्ष, इसको कहते हैं, इसको बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो तथा मौसो निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो यानी कि एलसीएम, मौसो यानी कि एचसीएफ निकालना, कैसे ये निकाला जाता है उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद जो छठा टॉपिक है परिमेय संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या को कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार शांत है या इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो सातवां बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपीटेटिव संख्या का पीवाईक्यू के रूप में निरूपित करना। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 0.333, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.3 ऊपर हम रेकरिंग लिख सकते हैं। इस संख्या को जो रिपीटेटिव संख्या है इसको कैसे हम पीवाईक्यू के रूप में लिखेंगे उसको हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके किताब में नहीं दिया हुआ है वो है विभाजकता का नियम। ये विभाजकता का नियम भी मैं बता दूंगा ताकि आपको जो दशमलव प्रसार है उसको निकालने में बहुत ही आसानी होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक एक टॉपिक को मैं डील करूंगा आगे की वीडियो में, या इसी वीडियो में अगर हो पाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आगे की वीडियो में डील करूंगा। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9वां नंबर। देखिए 9वां नंबर टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा पॉइंट है जिसको आप लोग को समझ में आना चाहिए, इसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। कि ये कहता है कि अगर a² बी एक गुणनखंड b है, अगर a² बी का एक गुणनखंड b है तो a का एक गुणनखंड b भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कहाँ काम आएगा, वीडियो में बने रहिएगा, या आगे का वीडियो जो भी आएगा उसमें बताया जाएगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर a² बी का एक गुणनखंड b है a² बी का एक गुणनखंड b है तो a का एक गुणनखंड b होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट, चोर पुलिस की कहानी से अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। और सबसे अंत में
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू लॉसो गुने मौसो, ये क्या होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। यानी कि कुल मिलाकर जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें 11 टॉपिक है। इस 11 टॉपिक को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद एक एक करके हम इस टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए मैं फिर से पहला ये स्लाइड पे जा रहा हूं। जैसे इस वीडियो में अभी जो वीडियो बन रहा है उसमें हम लोग सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभाजकता का नियम क्या होता है, सो पढ़ेंगे। उसके बाद जो पढ़ेंगे गुणनखंड किसको कहते हैं, सो पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखा जाता है, सो पढ़ेंगे। उसके बाद इसको समझेंगे, ये 9th नंबर है उसको समझेंगे। यानी कि कुल मिला के 4-5 पॉइंट हो गया है, उसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। उसके बाद वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट आपको समझा दिया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीका से समझा दिया जाएगा और आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हम लोग, शुरू किया जाए। रजिस्टर अपने पास रख लीजिए, नोटबुक रजिस्टर रख लीजिए, कलम रखिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। स्टूडेंट, जो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th का, वास्तविक संख्या को पढ़ाने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा प्राकृत संख्या। आप लोग को पता होगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग को पता होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, आपको उसको बोलिएगा कि वो अरे गिनती बतावा, तो वो कहेगा कि 1 2 3 4 ऐसे करके बताइए, 1 2 3 4 बताएगा। तो जो छोटा बच्चा जहां से गिनती स्टार्ट करता है वो प्राकृत संख्या कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जो इसका स्टार्टिंग होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा या अनंत तक जाएगा। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये एक एक पॉइंट को समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ये सारा जब वीडियो अच्छे से, जब हम क्लास 10 का जो वास्तविक संख्या का जो पूरा जो स्टार्ट करेंगे कि कैसे ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए बेसिक पॉइंट भी आपको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। दूसरा है प्राकृत संख्या का जो आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब गिनती की सारी संख्या में यानी कि 1 2 3 4 में अगर 0 को शामिल कर दिया जाता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि गिनती की सारी संख्या में, यानी कि गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने पर, 0 यानी कि 0 को शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि जो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट जो था, आप लोग रजिस्टर में देखिए तीसरा पॉइंट क्या था। तीसरा में था पूर्णांक किसको कहते हैं।
चलिए पूर्णांक बाद में बताएंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, चौथा जो अब तीसरा जो हम बताएंगे, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य संख्या छुपा हुआ है और वह सह मतलब होता है साथ साथ, अभाज्य संख्या मतलब होता है वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या से भी पहले बता देते हैं, थोड़ा सा इसको रोकिए वीडियो को। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे जो है एग्जाम्पल मिले 2, 3, 5, 7, 11, ये भी कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। अगर आप लोग को थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि गुणनखंड किसको कहते हैं, तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं कि गुणनखंड किसको कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं वैसी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह काट दे या विभाजित कर दे, उसे गुणनखंड कहते हैं। विभाजित कर दे उसे गुणनखंड कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे एक है, एक द्विवीय संख्या है, मान लीजिए कि एक जो है द्विवीय संख्या है, तो एक को कौन काटेगा, कौन विभाजित करेगा? एक को सिर्फ और सिर्फ करेगा एक। ऐसे ही अगर हम 2 को देखें, तो 2 को कौन विभाजित करेगा? एक करेगा और 2 करेगा। 3 को कौन विभाजित करेगा? एक करेगा और 3 करेगा। 4 को कौन विभाजित करेगा? एक करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। इस तरह 5 जो है 1 और 5 से विभाजित हो रहा है। इसी तरह अगर 6 को देखेंगे, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। इसी तरह अगर 7 को देखेंगे तो 7 1 और 7 से, 8 को देखेंगे तो 1, 2, 4, 8 से, 9 को देखेंगे तो 1 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 9 से भी हो रहा है। 10 को देखेंगे तो 10 1 से हो रहा है विभाजित, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है और 10 से हो रहा है। तो वही गुणनखंड क्या हो गया? गुणनखंड जो एक का अगर गुणनखंड देखा जाए, एक का सिर्फ एक गुणनखंड है। इसी तरह इधर जो संख्या पूरा लिखा हुआ है, जैसे 7, 5, 3, 2, ये सारे के पास कितना गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। 4, 6, 8, 9, 10 के पास कितना गुणनखंड है? 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो वही अभाज्य संख्या किसको कहते हैं हम? अभाज्य संख्या हो गया वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरह से जो देख लिए कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या है, 8 एक भाज्य संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है और 10 भी एक भाज्य संख्या है। लेकिन अगर एक को देखिएगा आप लोग, तो एक के पास केवल और केवल एक गुणनखंड है, इसीलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक न तो भाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है। तो एक है क्या? तो एक विषम संख्या है। एक जो है एक विषम संख्या है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि एक न तो अभाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। और ना ही
भाज्य संख्या, एक विषम संख्या। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो 10th क्लास के एमसीक्यू आता है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे दे दिया गया एक क्या है, ऑप्शन दे देगा अभाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन दे देगा भाज्य संख्या, तीसरा ऑप्शन दे देगा अपरिमेय संख्या, और चौथा ऑप्शन दे देगा विषम संख्या। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर डी, यानी कि फोर्थ जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, और अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होती है अभी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो प्राकृत संख्या क्या होती है। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया, भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया। चलिए आप समझाते हैं आपको सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए इसको, जैसे मान लीजिए 2 है और 3 है, 3 और 4 है, 4 5 है। इस दोनों का मौसम अगर निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एक। 3 4 का जो एचसीएफ निकालेंगे इसका एचसीएफ कितना आएगा? एक। 4 5 के एचसीएफ निकालेंगे उसका एचसीएफ कितना आएगा? एक। 5 और 11 लेते हैं, इसका एचसीएफ निकालेंगे, उसका एचसीएफ कितना आएगा? एक। 5 और 27 का एचसीएफ निकालेंगे, उसका एचसीएफ कितना आएगा? एक। 12 और 37 इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एक। यानी कि वैसी संख्या, वैसी दो संख्या जिसका मौसम कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या, वैसी संख्या, दो संख्या होनी चाहिए, वैसी संख्या, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया। एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड उसका नहीं होना चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि जो भी संख्या दिए हैं, जैसे अभी देख रहे होंगे कि 5 और 12 था, तो 5 12 में 12 एक भाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर इस दोनों का कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो 5 और 12 क्या हो जाएगा? एक सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एचसीएफ कितना है? एक है। एचसीएफ आपको निकालने आ रहा होगा, एचसीएफ इसका कितना है? एक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 और 12 का एक गुणनखंड, 5 और 12 का एक गुणनखंड, 5 और 12 का एक सार्वगुणनखंड एक। ये आपको काम आएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारे बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीका से फिट कर लीजिए। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा जब मैं इसको जो बताऊंगा कि अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ किया जाता है उसको। चलिए अब हम चलते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं उसको समझते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगली संख्या जो है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। तो चलिए एक नंबर लाइन हम लोग लेते हैं, संख्या रेखा जिसको कहते हैं,
संख्या रेखा पे क्या अंक संख्या आती है, एक 0 आती है, इधर जो आती है -1, इधर आएगी -2, -3, -4 और ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएगी, ये भी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये सारी संख्या को यानी कि -1 इधर वाले को जो पार्ट है 0 से बायां साइड जो जाती है उसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। और 0 से दाहिने साइड जो जाती है उसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। और 0 को यानी कि पूर्णांक जो हम लोग कहेंगे ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एवं 0 को, ये सारे को मिला करके हम लोग कहते हैं पूर्णांक। ये सारे को हम लोग मिला करके क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो इसको बहुत ही आसान है लिखना, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं 0 को शामिल कर देने पे वह पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक संख्या, कॉमा ऋणात्मक संख्या एवं 0 को शामिल कर देने पर पूर्णांक कहलाता है। और जैसा कि नाम से भी ये पता चला होगा आपको, पूर्ण प्लस संख्या, पूर्णांक जो हो गया पूर्ण प्लस संख्या, पूर्ण संख्या जो पूरा संख्या जो होगा उसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक। जैसे अगर हम लिखेंगे कि एक रोटी लेते हैं हम लोग, उसको हम समझने का कोशिश करते हैं कि इसका पूर्णांक क्यों कहते हैं। एक रोटी लेते हैं हम लोग, रोटी, तो रोटी को जो अगर हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आधा और इसको भी कहेंगे आधा। लेकिन अगर इस रोटी को, एक पूरे रोटी को हम लोग कहते हैं पूरा कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरा कहते हैं। इसी तरह जो संख्या अभी हम लिखे हैं, जैसे -5 लिखे थे, -4 लिखे थे, -3 लिखे थे, -2 लिखे थे, -1 लिखे थे, 0 लिखे थे, 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, 3 लिखे थे, 4 लिखे थे, 5 लिखे थे। ये इधर जाएगी इनफाइनाइट तक और ये भी इधर जाएगी इनफाइनाइट तक। ये पूरा का पूरा जो है एक संख्या कहलाता है। इसको कहीं पर भी आधा, 1/4, 1/3, 5 में से 1 भाग, ये सब नहीं कहलाता है। इसीलिए इसको हम लोग पूरा कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण अंक, पूर्ण संख्या में जो पूरा अंक रहता है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, इसको अभी आप इस परिमेय संख्या को अभी नोट आउट नहीं कीजिएगा, मैं जब बोलूंगा उस समय आप नोट डाउन कीजिएगा। तो जो किताब में डेफिनेशन रहता है उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हुआ हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आप लोग की किताब में लिखा हुआ रहता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हुआ हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि हम लोग देखने जाए, जैसे 2/3 है, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भाग P कहलाएगा और नीचे वाला भाग Q कहलाएगा। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि भिन्न जो बनता है, जैसे 2/3 है, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं अंश
और नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं हर। तो यहाँ पे P जो कहलाता है अंश कहलाता है और Q जो होता है हर होता है। इसी तरह अगर हम 3/4 लिख दिए तो 3/4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5/7 लिख दिए तो 5/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3/9 लिख दिए तो 3/9 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस समय तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अंश भी है हर भी है, अंश भी है हर भी है, यानी कि P/Q के रूप में तो ये सारा का सारा संख्या लिखा हुआ है। P/Q के रूप में सारा का सारा संख्या लिखा हुआ है। लेकिन जैसे अगर हम पूछते हैं आपसे कि जीरो क्या है तो बताइए, जीरो क्या है, आप लोग भी बताइए जीरो क्या है। जीरो तो P/Q के रूप में नहीं लिखा हुआ है, P/Q के रूप में तो नहीं लिखा हुआ है, तो जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि जीरो जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों? इनको जीरो को हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। इस तरह हम कह सकते हैं कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह अगर आपसे हम पूछ दे पाँच क्या है, तो 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी 5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम 5/1 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया एक परिमेय संख्या। अगर आपसे हम पूछ दे 9 क्या है, तब तक जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने रिलेटिव को जाके शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जाके शेयर कर दीजिए, जहां भी हो सकता है वहां जाकर के आप शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये जो वीडियो बनने जा रहा है ये पूरा क्रैश कोर्स रहेगा क्लास 10 का साइंस और मैथ का। हम कोशिश करेंगे कि जो भी 70 से 80 दिन बचा हुआ है उसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने का कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम लोग पूरा बेसिक से उठाएंगे टॉपिक को और एडवांस तक चलेंगे, यानी कि ये जो पूरा टॉपिक जो भी बनेगा, वीडियो बनेगा, ये बेसिक से एडवांस चलेगा। यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है वीडियो में, अगर 10th क्लास में अगर अभी तक आप एक बार भी बुक भी नहीं खोले हैं तो भी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, जो 15-20 दिन बचेगा उसमें, तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए फिर से हम टॉपिक पे चलते हैं कि जो अभी मैं आपसे पूछा था कि 9 क्या है। 9 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 को हम जो है 9/1 के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या होती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 5 -5 है, तो -5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम -5/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया P और ये हो गया Q। इस तरह से ऋणात्मक संख्या भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। कोई भी संख्या P/Q के रूप में लिखा हुआ है तो एक डेफिनेशन हम लोग एक नया डेफिनेशन बना लेते हैं अपनी तरफ से, जो परिमेय संख्या के डेफिनेशन को, परिमेय संख्या को पूरी तरह से डिफाइन कर देगा। तो इसको अब आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हुआ हो एवं उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, लिखा जा सकता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या हो गया, जो डेफिनेशन जो है बेस्ट डेफिनेशन है परिमेय संख्या का, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हुआ हो एवं P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और ये कंडीशन तो सब जगह अप्लाई होगा जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये Q इज नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए होता है कि अगर किसी भी संख्या को Q के बट्टे के रूप में अगर 0 को लिख देंगे, जैसे मान लीजिए अगर 4 लिखा हुआ है तो 4/0 लिख देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और
ये अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए जो हर है, हर में q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप उम्मीद करता हूँ कि जो परिमेय संख्या वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ गया हो। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको आप बताइएगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप लोग बताइएगा। जैसे मान लीजिएगा हम पूछ दे जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है क्यों? क्योंकि 0/1 के रूप में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे एक 0 को हम लिख सकते हैं p, और ये 1 को क्या कर सकते हैं q, तो ये क्या हो जाएगा p/q के रूप में हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 9 पूछे, 9 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 15 है कि नहीं है, 1.1/3 है कि नहीं, ये बताइए आप। 1.1/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जो पूर्णांक है 1.1/3, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे बदल सकते हैं? 3 को 1 से गुना कीजिए, ऊपर वाला से जोड़ दीजिए। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से ये भी p/q के रूप में क्या हो गया, लिखा गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1.1/3 या 3.2/5, कोई भी पूर्णांक वाला हो या कोई संख्या हो, जो भी अंक है वो क्या हो सकता है, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अभी तक जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। जो मैं पहला जो पढ़ा था प्राकृत संख्या, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है। दूसरा है क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। तीसरा, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। चौथा, क्या सभी अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या परिमेय संख्या होगी या नहीं। चलिए हम आंसर देखते हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, तो होगी। सभी प्राकृत संख्या जो होगी परिमेय संख्या होगी। क्या इसका आंसर क्या है? हाँ, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 ऐसे करते कहाँ पे चली जाती है, इनफाइनाइट तक चली जाती है। तो भले ही ये py के रूप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम लिखना चाहेंगे py के रूप में तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बट्टा में 1 कर दीजिए, इसका मान भी नहीं चेंज होगा और ये एक परिमेय संख्या बन जाएगा। इसी तरह से क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, ये भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2 ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो ये भी py के रूप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, 1/1 परिमेय संख्या हो जाएगी, 2/1 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगी? इसका भी आंसर क्या हो गया, हाँ में ये भी जाएगा। यहाँ सभी पूर्ण संख्या जो है एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद क्या है, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगी? तो पूर्णांक मैंने बताया था कि ऋणात्मक संख्या, जैसे मान लीजिए -5 है तो -5 को -5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 0 को भी लिख सकते हैं तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। 5 को लिख सकते हैं तो ये भी हो जाएगी। इसका भी आंसर हो गया हाँ, सभी पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या होगी। अब आता है क्या सभी अभाज्य संख्या परिमेय संख्या होगी? इसका भी आंसर है हाँ, तो सभी अभाज्य संख्या और सभी भाज्य संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद करता हूं कि परिमेय संख्या आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो पढ़े थे उससे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसको मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग बताइएगा।
एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 37 क्या है, कौन सी संख्या है, मीन्स 37 कौन सी संख्या है। ऑप्शन दे रहे हैं, उसका बताइएगा। एक है भाज्य संख्या, दूसरा आंसर है अभाज्य संख्या, तीसरा आंसर है सम संख्या, और फोर्थ आंसर जो है अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो 37 जो है एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। कैसे पता की? तो 37 जो है अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 37 का केवल 2 गुणनखंड है, जो 37 है सिर्फ एक और खुद यानी कि 37 से कटता है यानी कि विभाजित होता है, इसीलिए 37 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर ये 37 को तो छोटा संख्या इसीलिए हम पता कर लिए कि ये किसकी संख्या से कट रहा है। अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए दिया 87 दे दिया जाए, 97 दे दिया जाए, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। इसीलिए हम आपको जा रहे हैं, अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाएंगे आपको हम विभाजकता का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। विभाजकता का नियम क्या होता है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत ही मदद करेगा ये। तो हम जो आगे का टॉपिक बनाने जा रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से शालीनता पूर्वक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम होता है कि अगर कोई इतना बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए दिया 8 7 3 5 4 2, कहीं जाए सैकड़ा हजार 10,000 लाख 87 लाख, कहीं जाए सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,73,542 अगर आपको संख्या दिया जाए, अगर आपसे पूछ कि बताइए संख्या 2 कट रही है कि नहीं कट रही है, 3 से कट रही है नहीं कट रही है, 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है, 5 से कट रही है कि नहीं कट रही है, या ये भी बता दीजिए कि ये संख्या अभाज्य है कि भाज्य संख्या है, इसको कैसे पता कर लेंगे हम लोग। इसको पता करने के लिए आपको विभाजकता का नियम कुछ तो पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। छोटे छोटे लगभग 10 तक अगर आपको विभाजकता का नियम पता है तो आप जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि विभाजकता का नियम क्या होता है, हम लोग एक एक करके पूरा पढ़ने जा रहे हैं। दो से विभाजकता का नियम क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे, जिसके इकाई स्थान पर जीरो, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक संख्या हो, कोई एक संख्या कहिए या अंक कहिए, संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे अगर हम लोग देखें तो 8 3 4 यानी कि 834 है, इसके इकाई स्थान है तो 834 विभाजित हो जाएगी। 936 देख रहे हैं क्या, इसका स्थान पे क्या है 6 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 350 को देखें तो इसके इकाई स्थान पे क्या है 0, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 572 को देखेंगे तो 572 में इसके इकाई स्थान पे क्या है, ये संख्या क्या हो जाएगी 2 से विभाजित हो जाएगी। 898 को देखेंगे तो इसके इकाई स्थान पे क्या है 8 है, तो ये संख्या 8 से 2 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजकता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है,
तो वैसी संख्या जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। तीन से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 1581 यानी कि 1581। ये संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 से ये विभाजित है कि नहीं है तो कैसे करेंगे, इसका हम जोड़ देंगे। जैसे 1 + 5 + 8 + 1 ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। तो 15 जो है 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसी तरह अगर हम फिर से ले लें तो दूसरा अंक लेते हैं। जैसे हम लोग ले लीजिए 810 810 810 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 से विभाजित है कि नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसके अंकों को जोड़ देंगे। 8 + 1 कितना हो गया, ये 9। 9 3 से विभाजित है कि नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इस तरह 4 से विभाजकता का नियम पढ़ते हैं कि 4 से कटने वाली संख्या को कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो 4 से होता है वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक, जिसका अंतिम 2 अंक 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई अंक, इकाई तथा दहाई अंक, दहाई अंक, इकाई दहाई अंक से बनने वाली संख्या, से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित हो, अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब अगर देखें जैसे 512 है, 512 का जो अंतिम 2 अंक हो गया इकाई स्थान और दहाई स्थान से बनने वाली संख्या कितना है, ये 12 है। 12 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम ले लें 896, 896 में जो है 96 4 से विभाजित नहीं हो रही है, ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या लेते हैं 400 लेते हैं। क्या 400 के अंतिम जो 2 अंक है 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएंगे। 900 लेते हैं, 900 क्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं है, हो रही है, क्योंकि अंतिम 2 जो है 4 से विभाजित हो रही है, संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसीलिए कहीं कहीं किताब पे आप देखे होंगे कि जो लिखा हुआ रहता है कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक अगर शून्य हो तो वह संख्या 4 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो हम ये यहीं से आया हुआ है कि अगर अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रही है तो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जीरो जो है, जीरो को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो ही आता है। तो अगर जीरो को 4 से विभाजित करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए हम 5 से कटने का नियम देखते हैं। 5 से कटने का नियम, 5 से कटने से पहले आपको हम 5 का पहाड़ा बताना चाहते हैं कि 5 का क्या होता है। आप लोग जानते होंगे 5 का जो पहाड़ा होता है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ये और भी आगे तक जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ जानते हैं कि 50 पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ये और आगे तक भी जाती है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं कि इसका जो इकाई स्थान 5 है, इकाई स्थान इसमें 0 है, इसका 5 है, इसका 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 0 है।
यानी कि कोई भी संख्या इकाई स्थान अगर क्या हो जाए 0 हो या 5 तो संख्या निश्चित ही 5 से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या निश्चित ही 5 से कट जाएगी। जैसे अगर हम लिख लें ये सारा संख्या ही है, लेकिन अगर कोई बड़ा संख्या में लिख ले 870 5 से कट रही है, 5 7 5 ये 5 से कट रही है, 9 3 2 6 5 ये भी क्या हो रही है 5 से कट रही है। क्यों? क्योंकि इसके सभी के इकाई स्थान पे 0 है या तो 5 है, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी 5 से कट जाएगी। ऐसे ही 6 का विभाजन का नियम हम लोग देखते हैं। 6 से कैसे हम पहचाने कि ये संख्या 6 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो 6 से कटने का नियम बहुत ही सरल होता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, वैसी संख्या जो 3 से कट जाए, तो वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि 2 से कटने का नियम क्या होता है, से कटने का नियम क्या होता है। 2 से कटने का नियम होता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे क्या हो 0 2 4 6 8 ये सब में से कोई एक हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी 2 से कट जाएगी। ऐसे ही 3 से बोले तो उसके अंकों का योग को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे 111 आते हैं 1 + 1 यानी कि 3, तो जो है 3 से कट रहा है 111 भी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 6 से कटने का नियम होता है वैसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से कटना चाहिए। वैसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से कट रहा हो तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए इतना बड़ा संख्या दे दिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि संख्या 6 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो सबसे पहला हम करने जाते हैं कि 2 से चेक करने 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 2 से ये संख्या क्या हो रही है, कट रही है। कैसे हम चेक कर लिए, क्योंकि इसका इकाई स्थान पे क्या है 2 है, तो हम कह देंगे कि यह संख्या 2 से तो कट रही है। अब इसके बाद करेंगे क्या चीज से, 3 से चेक कर लेंगे। सबसे पहले अगर 6 से विभाजन के नियम में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए मान लीजिए, तो सबसे पहले हम चेक कर लें, क्योंकि 2 का जो चेक करना बहुत ही आसान होता है। उसके बाद हम लोग 3 पे चलेंगे, तो 3 पे करने जाएंगे तो इसका जो योग आ रहा है, इसके जोड़ने पे जो आ रहा है 24 आ रहा है, 9 7 16 16 6 22 और 2 24 24 आ रहा है। तो 24 क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो हम क्या देंगे, ये संख्या 6 से क्या उठ रही है। इसी तरह 7 का, लेकिन 7 का इसका कोई काम नहीं पड़ता है, इसीलिए 7 का मैं नहीं बताऊंगा, 8 का मैं बताता हूँ। 8 से कटने का क्या नियम होता है, अगर आप लोग को 4 से कटने का नियम पता होगा तो 4 से कटने का नियम था वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा हो तो संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। या अंतिम में 2 शून्य हो तो संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। उसी तरह से 8 से भी होता है कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा हो तो संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम लिख देते हैं कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा हो, अगर 8 से कट रहा हो तो
वह संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे हम लिख लें ये संख्या 512 हम लिख दिए, ये संख्या 8 से क्या हो रही है, कट रही है, ये संख्या भी पूरी तरह से 8 से कट जाएगी। उसी तरह जिस तरह से 4 में था कि अंतिम 2 अंक अगर 2 शून्य हो तो 8 से कट जाएगी, इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे शून्य हो तो वो संख्या 8 से क्या हो जाएगी, आएगी। इसी तरह हम 9 से देखते हैं, 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है। तो अगर आप लोग को पता होगा कि 3 से विभाजकता का नियम क्या था, वैसी संख्या जिसके अंक का योग अगर 3 से कट रहा हो तो क्या 3 से कट जाएगी। सेम 9 का भी वैसा ही होता है कि वैसी संख्या जिसका अंकों का योग अगर 9 से कट रहा हो तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे हम लोग लिख लें ये संख्या 7 7 4 11 11 8 19 19 1 20 20 से 27, इतना बड़ा संख्या हम लोग लिए, इसका योग कितना हो गया 27। तो 27 हुआ तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, तो ये संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। बहुत ही आसान है, ये सब आपको काम आएगा बाद में। वीडियो को अब बस एक बार सीखते हुए चले जाएं, देखते हुए चले जाएं, ये सब आपको बाद में काम आएगा। अभी ये 10 में से करते हैं कि 10 से कटने का नियम क्या था। 10 का तो बहुत ही आसान है, वह संख्या जिसका इकाई स्थान पे 1 शून्य हो तो वह संख्या 10 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। वह संख्या जिसके इकाई स्थान पे पर 1 शून्य हो, 1 शून्य हो तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। बहुत ही आसान है। तो 10 से कटने का नियम पता चल गया कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे क्या हो 1 शून्य हो तो वह संख्या 10 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे हम लिख ले 870 लिए तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, शून्य है, तो ये संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये संख्या भी 10 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यहाँ पे मैंने 8 से बोल दिया है, ये संख्या 10 से कट रही है। तो इस तरह से आपका जो विभाजकता का नियम है पूरी तरह संपूर्ण हो गया। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या सीखा है वो मैं एक बार में बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने संख्या के बारे में सीखा। संख्या जैसे हम लोग सीखे, पहला संख्या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, दूसरा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तीसरा पूर्णांक किसे कहते हैं, चौथा सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पांचवा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तथा विभाजकता का नियम मैंने सीखा। वीडियो काफी लंबा बन चुका है तो यहीं पे हम वीडियो को छोड़ देते हैं, समाप्त करते हैं। और आगे का जो टॉपिक बचा हुआ है, जो भी टॉपिक आप लोग देखे थे, लिखे थे, उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को जाइए, फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से और वैसे व्यक्ति के साथ शेयर कर दीजिए जिसको ये जरूरत है। तो फिर से विदा लेते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी पढ़िए उसको जरूर करते रहिए, ताकि बाद में आपको अच्छा सा स्कोर देखने को मिलेगा। और इस चैनल को जुड़ जाइए, शुरू से लेकर अंत तक जो भी वीडियो आपको मिलेगा उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक से देखते जाइए और समझते जाइए। और लास्ट का जो 15 दिन बचेगा उसमें हम लोग पूरे बहुत जी तोड़ से मेहनत करेंगे और अच्छे अंक हासिल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया।